नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। आज आपको लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से जुड़ी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इस चर्चा में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक वर्मा मौजूद हैं। आलोक जी देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता का बड़ा नाम है। आलोक जी आज हमें बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सतविंदर सिंह नाम का एक लड़का लॉरेंस बिश्नोई बन जाता है। कैसे हुआ सर ये ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई या आप जिसको सतविंदर सिंह के नाम से भी कह सकते हैं, पुराना नाम, अगर उसके डोजियर पर आप डोजियर पढ़ेंगे तो 92 में इसका जन्म हुआ और ये ग्रेजुएट है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। ग्रेजुएशन होने की वजह से शिक्षित गैंगस्टर आपने बहुत कम सुने होंगे। तो शिक्षित गैंगस्टर हुआ और इसकी लड़ाई कॉलेज से शुरू हुई और कॉलेज का ही यूनियन इसने बनाया पहले चंडीगढ़ में। उसके साथ ही ये शुरू हुआ और इसने अपनी दोस्त के लिए ही क्राइम की दुनिया में कदम रखा। तो इसके बाद इसकी जो इसका दायरा बढ़ा, इसके संबंध बढ़े और अपने दोस्तों के बीच जान देने के नाम पर इसने जो अपनी इमेज बनाई वो इसके बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। और सबसे ज़्यादा 2022 में जब इसने 29 मई को मूसेवाला के मर्डर को अंजाम दिया और खुलेआम स्वीकार किया, उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि लॉरेंस एक बहुत बड़ा नाम हो गया, न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। जी सर, ये गोल्डी बराड़ और लॉरेंस की दोस्ती बहुत गहरी बताई जाती है, तो ये लोग कहाँ मिले, किस तरह इनकी दोस्ती हुई? देखिए, कॉलेज से ही इन दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती थी और इन दोनों ने ही मिलकर एक राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन शुरू किया था। बाद में गोल्डी बराड़ जब ये गैंगस्टर की दुश्मनी शुरू हुई, गैंगवार की दुश्मनी शुरू हुई, तो गोल्डी बराड़ ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और गोल्डी बराड़ आज भी लॉरेंस के लिए सबसे बड़ा एसेट है, उसको सबसे बड़ी संपत्ति कह सकते हैं, क्योंकि गोल्डी बराड़ ही वो शख्स है जो टारगेट तय करता है। जैसे आप बाबा सिद्दीकी को लें या फिर मूसेवाला को लें या फिर दिल्ली वेंकट क्लास के नादिर को लें, ये सब गोल्डी बराड़ के टारगेट थे। गोल्डी बराड़ टारगेट सेलेक्ट करता है, लॉरेंस से डिस्कशन होती है और तब एग्जीक्यूट किया जाता है कोई किसी भी क्राइम को, किसी भी वारदात को, चाहे एक्सटॉर्शन का मामला हो या फिर कत्ल का मामला हो। अच्छा, लॉरेंस इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है और किस मामले में? एक तो बंद है, साबरमती जेल में बंद है, और दूसरा सर मेरा सवाल ये कि जेल में बैठकर वो अपना साम्राज्य चला कैसे पा रहा है? अमूमन हम ये मानते हैं कि अगर कोई शख्स जेल में है तो वहाँ उसके पास ना मोबाइल होगा, ना उसका कहीं से कोई कम्युनिकेशन होगा, मगर इस केस में तो देखने में आ रहा है कि वो जेल में है, वो पूरा अपना साम्राज्य ऑपरेट कर रहा है, वो जेल से कत्ल भी करा पा रहा है, रंगदारी की धमकी भी दे पा रहा है। ऐसा कैसे वो कर पा रहा है? देखिए, ये जो मैं आपको बताने जाऊंगा, जेल में तो बंद है, आपको पता है, एक्सटॉर्शन के मामले में और मर्डर के मामले में। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब कि जेल से उसका साम्राज्य कैसे चलता है, वो शायद कोई सरकारी अफसर या सर्विंग ऑफिसर नहीं बताएगा और ना ही ऑन रिकॉर्ड स्वीकार करेगा। लेकिन जो मैंने अपने कैरियर में लॉरेंस पर काम करने में या लोगों से बात की, जो ऑफिसरों से बात की, जेल अफसरों से कहिए या जो उसके इंट्रोगेटर थे उनसे कहिए, तो मुझे जो पता चला उसके हिसाब से लॉरेंस अपना व्यवहार बहुत बहुत ही अच्छा रखता है। कहने वाले जेलर सब ये बताते हैं कि लॉरेंस लंगोट पहन के रहता है, लॉरेंस सुंदरकांड का पाठ करता है जेल में ही, लॉरेंस मंगलवार का व्रत रखता है और किसी भी जेल कर्मचारी को, चाहे वो 4th ग्रेड का हो चाहे वो 1st ग्रेड का ऑफिसर हो, भाई जी ही कह के संबोधित करता है। और उसके लिए लॉरेंस का जो पुराना यूएसपी है, दोस्तों के लिए हर कुछ करना, वो बहुत काम आता है। तो जितने जेल में रहा, चाहे वो साबरमती हो, चाहे वो तिहाड़ हो, चाहे वो पंजाब के जेल हो या कहीं और जाएगा, झारखंड बिहार में भी इसके खिलाफ मुकदमे हो गए, जहाँ भी ये रहा, इसके जेल में बहुत अच्छे सूत्र बने, बहुत अच्छे संपर्क बने। और यही वजह है कि वो अपना साम्राज्य ही नहीं बल्कि जेल से इंटरव्यू भी देने में कामयाब हो जाता है और लोग कुछ नहीं कर पाते। सर, जेल से इंटरव्यू कैसे हो सकता है? मतलब हम नाम तो नहीं लेंगे उन चैनलों का जहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिए, लेकिन जेल में किस तरीके से फ़ोन पहुंच जाते हैं, जेल में किस तरह ये लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते हैं, ये किस तरह हो पाता है ऑपरेट? देखिए, जेल में फ़ोन पहुंचना तो आम बात है, लेकिन स्मार्टफोन का पहुंचना बड़ी बात है। स्मार्टफोन का पहुंचना और नेटवर्क का होना, तभी आप वीडियो इंटरव्यू कर पाएंगे, जब तक वहाँ डाटा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि बिना किसी जेल के ब्रेक के, यानी जेल ब्रेक के, और आपको बताऊं कि लॉरेंस बिश्नोई का
या गैंगस्टर और आतंकवादियों का जो गठजोड़ शुरू हुआ वो भी जेल ब्रेक से ही हुआ, वो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो आपने पूछा फ़ोन के बारे में, फ़ोन वरुण जब कहीं भी पहुंचता है जब, तो वो बिना किसी जेल स्टाफ के मिली भगत के नहीं पहुंचता। और ये जग जाहिर है कि हमारे यहाँ पर जो दिल्ली के तिहाड़ में मंत्री तक बंद रहे उनके किस किस तरह की सीडीआई, तो इस मामले में तो जेल प्रशासन ही सीधे तौर पर दोषी या जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए और ठहराया जा भी सकता है। और मैं पत्रकारिता के एथिक्स के खिलाफ मानता हूँ कि किसी गैंगस्टर का मैं इंटरव्यू करूँ। मैंने अपने करियर में कभी इसकी कोशिश नहीं किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दबाव में आकर किया है। मैंने इंटरव्यू करने की कोशिश नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि इनका महिमा मंडन ही इनको बड़ा बनाता है। अच्छा सर, लॉरेंस के गैंग में कितने अपराधी हैं, कितने शूटर हैं, और कैसे ये लोग उसके लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं? मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में ही बताया था, जो कहा था मैंने कि लॉरेंस की यूएसपी है अपने दोस्तों पर जान देना, दोस्तों के लिए जान देना, उनके लिए सब कुछ, वो सब कुछ करना जो कानूनी और गैर कानूनी हो, उनके परिवार के लिए भी वो सब कुछ करना जो कानूनी हो या फिर गैर कानूनी हो। जहाँ तक आपने पूछा लॉरेंस के शूटर्स, तो एनआईए की चार्जशीट जो लॉरेंस के खिलाफ है उसमें बताया गया है कि लॉरेंस के देश भर में 700 शूटर्स हैं, जिसमें अकेले 300 केवल पंजाब में हैं। तो 700 शूटर वाला ये गैंगस्टर सबसे बड़ा सिंडिकेट है, इसीलिए ये कामयाब भी होता है। फिर डिजिटल रेडिकलाइजेशन जो गैंगस्टरों के बीच हो गया है, आज देखिए, आज के अगर दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की बात करें, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, जो हम लोग आसपास के स्टेट्स हैं उसकी बात करें, तो इस समय 2 लोग क्राइम की दुनिया पर राज कर रहे हैं, नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई। नीरज भवाना को लोग कहते हैं कि आईएसआई से भी जुड़ा हुआ है और दूसरे मतलब देश विरोधी तत्वों से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन लॉरेंस के लिए लोग कहते हैं कि नहीं, वो देशभक्त भी है और उसके जो उसकी जुड़ाव है वो देश के प्रति भी है। लेकिन जो एनआईए की चार्जशीट कहती है वो ये बताती है साफ तौर पर कि लॉरेंस का गठजोड़ गैंगस्टर सिंडिकेट खालिस्तानी आतंकी संगठन से रहा है, होता है, और इसकी शुरुआत नाभा जेल ब्रेक से 2016 में ही हो चुकी थी। अच्छा सर, लॉरेंस बार बार इस बात को तो कह रहा है कि सलमान खान माफ़ी मांग लें तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन क्या उद्देश्य केवल माफ़ी है या इसमें रंगदारी भी छुपी है? देखिए, न केवल सलमान को ये कहना 26 साल पुरानी दुश्मनी को माफ़ करने की बात, अगर इसको ये कहना होता तो राखी सावंत नाटकीय अंदाज में कान पकड़ के ट्विटर पे माफ़ी मांग चुकी हैं। सलमान ने कभी इसके खिलाफ कोई बदतमीजी जैसी बात नहीं की है। इसको अगर माफ़ी करना होता तो इतना बड़ा झगड़ा होता ही नहीं, और फिर से मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर 5 करोड़ की रंगदारी की मांग ना पहुँचती, जो कल लेटेस्ट पहुँची है। तो ये जाहिर तौर पर इसी साल अप्रैल से जो इसने घटनाओं का दौर शुरू किया, जो पिछले 2 साल में नहीं हो रहा था, जो पहले सलमान के घर गोली चली वो घटना ले लीजिए, दिल्ली में जो इस नादिर शाह का इसने मर्डर किया जिम ऑनर का, उसमें साफ तौर पर था कि नादिर शाह को पुलिस के बड़े अधिकारियों का प्रोटेक्शन मिला हुआ था ऑफ द रिकॉर्ड, और नादिर शाह को उन पुलिस अधिकारियों ने कह रखा था कि लॉरेंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम मत डरो। और जैसा कि ऑफ रिकॉर्ड आप लोग जानते हैं या अखबारों में आ चुका है कि जब नादिर का मर्डर हुआ उसमें कुछ स्पेशल सेल के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसका मर्डर हुआ, खुलेआम मर्डर हुआ। और अब सिद्दीकी बाबा का जिस तरह से मर्डर हुआ, बुलेट प्रूफ गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर, वो जाहिर तौर पर एक्सटॉर्शन की जो बहुत अरबों रुपए की जो वसूली है उसको बढ़ाने के लिए, उसको जमाए रखने के लिए इसने ये सब नौटंकी की है। क्योंकि सलमान को माफ़ कर देने वालों में से ये नहीं है, सलमान को छोड़ के फिर किसी और को पकड़ेगा। अच्छा सर, लॉरेंस का जो पूरा गैंग है ये किस तरह काम करता है, यहाँ पर किस व्यक्ति का क्या रोल रहता है, ये सब कैसे तय होता है? बड़ा अच्छा सवाल है ये आपको। लॉरेंस गैंग जो सिंडिकेट है वो उसके सबसे बड़े 2 सरगना हैं, 2 पार्टनर हैं, कहिए कि पार्टनरशिप फर्म है जो सिर्फ एक्सटॉर्शन का पैसा वसूलती है, जो करोड़ों रुपए में होता है। लॉरेंस और गोल्डी ये गैंग के प्रमुख संचालक हैं। उसके बाद लॉरेंस के भाई सचिन का काम है युवकों को रिक्रूट करना। जो आप यूथ देखते हैं वो आप देखते हैं कि सलमान खान के घर जब शूटर पहुंचा तो बिहार के किस गांव से आया हुआ था, या अभी जो सिद्दीकी बाबा का मर्डर किया वो कहाँ से पहुंच गया था? हाँ, बहराइच से पहुंच गया था। तो इतने दूर से पहुंच के कहाँ वो लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रेडिकलाइजेशन बहुत बड़ा है। जो जिहादी आप कहते हैं, जिनको आतंकवादी कहते हैं, उनसे ज़्यादा ग्रेविटी मेंटेन किया हुआ इसने अपने रेडिकलाइजेशन का, और इसीलिए वो तैयार होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि
शूट आउट के बाद तो मुझे पकड़े जाना ही है, क्योंकि हिंदुस्तान की पुलिस पकड़ तो लेती ही है चाहे आप जहाँ जाएं। तो इसी तरह जो सवाल था आपका, उसमें आप जाहिर तौर पे सचिन बिश्नोई रिक्रूटमेंट का काम करता है। जो अमन सिंह, विक्रम बराड़ और अनमोल बिश्नोई हैं, वो गैंग का फाइनेंस का काम देखते हैं, यानी जो एक्सटॉर्शन से पैसा आया वो हवाला के जरिए या किसी और माध्यम के जरिए कैसे विदेश जाएगा और कहाँ पहुँचाना है, किसको, किसी दोस्त गैंगस्टर को मदद पहुँचानी है, उनके परिवार को देना है, ये सारा काम उनका है। और टारगेट किलिंग कहिए या टारगेट का सिलेक्शन कहिए या फिर क्राइम क्या करना है, इसका एग्जीक्यूशन कहिए, वो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई तय करते हैं जी। ये इनका फर्म है जी। अच्छा सर, लॉरेंस जब किसी को अपने गैंग में रखता है, जब कोई यूपी का, बिहार का, बहुत इंटीरियर का लड़का इनके गैंग में शामिल होता है, तो वो पूरी प्रोसेस क्या होती है और रिक्रूटमेंट ये जो होती है ये किस तरीके से होती है? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि लॉरेंस बिश्नोई कभी भी किसी भी शूटर से बात नहीं करता। वो किसी शूटर से आज तक मिला ही नहीं है। यही वजह है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट होने के बावजूद भी पुलिस उस पर बहुत ज़्यादा मुकदमे नहीं कर पाती। ये बस हवा में ही होता है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने किया है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने किया है, वो सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट करता है उसका कोई साथी, लेकिन इससे आप लीगली लॉरेंस बिश्नोई को अदालत में प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हाँ वही कर रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि शूटर से डायरेक्ट बात नहीं करता। आप सोचिए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शूटर वाला गैंग खड़ा करना यूं ही संभव नहीं हुआ। ये इसके ग्रेजुएशन का भी कमाल है, इसकी बुद्धि का भी कमाल है, जो लॉ इसने कुछ दिन पढ़ा है उसका भी कमाल है, और इसके अपने व्यवहार का भी कमाल है। तो ये शूटर से बात नहीं करता। और ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट जो मेरी जानकारी में है या जो इंट्रोगेटर बताते हैं, जांच अधिकारी बताते हैं, डिजिटली होता है। यानी फेसबुक के थ्रू हो, इंस्टाग्राम के थ्रू हो या यूट्यूब के थ्रू हो, वो जो यूथ होता है लॉरेंस नमस्कार करके भेजता है, उधर से फिर उसको रेकी किया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे लश्कर का कोई सरगना पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान में किसी जिहादी को, आतंकवादी को तैयार करता है, ठीक उसी तरह से उसका रेकी किया जाता है। देखा जाता है कितना डेडिकेशन है, कितना वो होता है। कई बार मैंने ये सुना है कि एक शूटर एक सूझ, बस उसको सूझ दिया गया, एक रिवॉल्वर का सूझ दिया गया और उसने गोली चलाई। मतलब जूते के बदले मर्डर, जूते के बदले गोली, मर्डर करे या फिर गोली चलाए। जैसे कि दिल्ली में जब एक्सटॉर्शन की बात होती है, जब बात नहीं सुनता, जैसे कि हिमांशु भाऊ ने किया नारायणा में या तिलक नगर में, तो गोली चलानी होती है। तो उसमें शूट आउट के लिए ऐसे ही लड़के भेजे जाते हैं जो फर्स्ट टाइमर हों, यानी पहली बार क्राइम में आए हो। तो ये काम कर दोगे तो तुमको गैंग में शामिल कर लेंगे, ये क्राइटेरिया होती है। तो उस काम के लिए वो तैयार हो जाते हैं और फिर इस तरह उनकी शुरुआत हो जाती है। फिर वो लॉरेंस के गैंग के शूटर बन गए। अच्छा सर, पिछले 7 महीने में 3 बड़ी वारदातें हुई और लॉरेंस इसके ज़रिए ये इतनी बड़ी बड़ी वारदातें करके जताना क्या चाहता है? मतलब अमूमन हमने देखा है कि आदमी चाहता है कि मैं जेल काटूं, बाहर निकलूं, अच्छी ज़िंदगी, सामान्य नागरिक की ज़िंदगी व्यतीत करूं, लेकिन यहाँ तो लगातार हम देख रहे हैं कि वो वारदात पे वारदात हो रही है, बार बार लॉरेंस का नाम आ रहा है। क्यों? देखिए, लॉरेंस, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहिए इसको, या फिर जो मुझे पुलिस अधिकारियों से बातचीत होती है उसके अगर आधार पर मैं बात करूं, तो ये 3 बड़ी घटना, यानी सलमान के यहाँ शूट आउट, दिल्ली में मर्डर और फिर मुंबई में मर्डर, हाँ बाबा सिद्दीकी का मर्डर, तो ये तीनों जिस तरीके से किए गए, आप उस तरीके को देखिए, वो प्रचार करने वाला तरीका था। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट करना, कन्फेशनल स्टेटमेंट लिखना, वो भी एक रणनीति का ही हिस्सा था कि मैं देश भर में अपना मैसेज दूं कि मुझे एक्सटॉर्शन मनी चाहिए। क्या था कि ऐसे नादिर शाह के मामले में, नादिर शाह जो जी मॉनर था, उसके मामले में साफ तौर पर था कि करोड़ों रुपए उसने एक्सटॉर्शन के मांगे थे, लेकिन ये देने को तैयार नहीं था। तो उसने कहा था मार देंगे। तो इसको पुलिस अधिकारियों से अच्छी जान पहचान थी, तो इसको लगा था कि प्रोटेक्शन मुझे मिल गया। लेकिन उसने मार के एक तरीके से वर्दी को चैलेंज किया, खाकी वर्दी को चैलेंज किया। और उसके बाद सिद्दीकी बाबा वही, देखिए तीनों प्रोटेक्टेड लोग थे, तीनों के साथ सुरक्षा थी। मतलब सलमान के घर शूट आउट, उसके बाद आपका सिद्दीकी और ये नादिर, तीनों को इसीलिए उसने मर्डर किया कि एक मैसेज जाए देश भर में। और ये तीनों ट्रेंड किया सोशल मीडिया पर, तीनों मर्डर ने, तीनों शूट आउट ने ट्रेंड किया, शूटर भी ट्रेंड किए, लॉरेंस ने भी ट्रेंड किया, नंबर 1 पे ट्विटर पर रहा 2-3 दिन। तो साफ तौर पे इनका एक पब्लिसिटी ये स्ट्रेटजी थी, जिसके जरिए मैसेज देना चाहता था बिजनेसमैनों को कि तुम अगर एक्सटॉर्शन की मनी नहीं दोगे तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पुलिस इस पर ज़्यादा एक्शन लेने की कोशिश कर रही है। जी।
अच्छा सर, ये जो पूरा सिंडिकेट है, बहराइच का लड़का जुड़ गया जैसे आपने बताया, बिहार का लड़का जुड़ गया, दिल्ली में तमाम इनके लिए लड़के काम कर रहे हैं। तो सर ये जो लड़के होते हैं, ये क्या पढ़े लिखे लड़के होते हैं? क्या इनको जब पुलिस पकड़ लेती है तब ये उससे जुड़ी कोई खास जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं? क्या इस तरह होता है? मैंने जैसा कि आपको बताया कि लॉरेंस किसी शूटर से बात करता ही नहीं, इसलिए पुलिस को शूटर को गिरफ्तार करने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाती। उनको पता ही चलता है कि सिग्नल ऐप पे या किसी और ऐप पे उनको एक फ़ोन आया और उस फ़ोन करने वाले ने अपने आप को गोल्डी बोला या लॉरेंस बोला, और वो मुझे हुक्म मिला, और मैं क्योंकि लॉरेंस के प्रति वो है मेरा, मुझे उसके गैंग में शामिल होना, मैंने ये घटना कर डाली। हाँ, लॉरेंस का काम है, इतना कुछ कह देते हैं। लॉरेंस का एकमात्र जो सबूत सबसे बड़ा मिला था वो मूसेवाला का मर्डर मिला था, जो जेल से उसकी बातचीत का रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जो स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने और पंजाब पुलिस ने भी उस रिकॉर्ड को हासिल किया था। नहीं तो आप देखेंगे तो लॉरेंस का कोई इस तरह का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपको कहीं नहीं दिखेगा। बस वो उसके ग्रुप का स्वीकारोक्ति है जो सोशल मीडिया पर होती है, या फिर कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ शूटर्स है। इसीलिए लॉरेंस को आप एक चीज़ और गौर कीजिए, आप, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि पिछले जितने साल से जेल में बंद है, शायद 6-7 साल से, उसने किसी भी मामले में कभी भी जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया है लॉरेंस ने। ये भी उसकी स्ट्रेटजी का ही हिस्सा है ना, क्योंकि बाहर रहेगा तो उसको खतरा है, उसका अपने ही शूटर हो सकता है उसको मारने। तो जेल में इतनी सुरक्षा, इतना स्मार्टफोन का सारा सुख जब उसे मिल रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। नहीं तो आप देखिए कैसा भी क्रिमिनल हो, बेल के लिए एप्लीकेशन जरूर करता है, चाहे उसकी बेल मंजूर हो या ना हो। लेकिन सर ये तो जो साबरमती जेल है, वहाँ के जो अधिकारी होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जेल के भीतर बैठा व्यक्ति पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। पुलिस वाले हैं, जेलर हैं, तमाम अधिकारी होंगे, जैमर होता है जो सिग्नल्स को बंद करता है, उसके बावजूद यही हमारे देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की व्यवस्था है, जो सोचने हैं वाकई काफ़ी गंभीर है। ये जब कभी भी दोष होता है, जब आप देखते होंगे कभी भी किसी सिविल लोकल सिटी पुलिस में भी देख लीजिए आप, या जेल में भी देख लीजिए, जब भी कोई कानून की लापरवाही की बात होती है तो ग्राउंड फोर्स को 2-4 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। ग्राउंड फोर्स मतलब सिटी पुलिस में ले लीजिए तो सिपाहियों को, हवलदार को आप सस्पेंड कर देते हैं या बर्खास्त कर देते हैं। जेल में भी आप वार्डन को या जो जेल गार्ड्स होते हैं उनको आपने उन पर एक्शन ले लिया, लेकिन कभी किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ लापरवाही बरतने पर ऐसा कुछ बड़ा एक्शन होते हुए नहीं देखा जाता आमतौर पे। और यही वजह है कि शायद लॉरेंस जैसे लोग, लॉरेंस का तो खुलकर सामने आ भी रहा है, कई ऐसे क्रिमिनल हैं जो दिल्ली में या कहीं और बंद हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं स्मार्टफोन का या कोई किसी और फ़ोन का। अच्छा सर, एक बिल्कुल आखिरी सवाल कि लॉरेंस का बार बार खालिस्तान कनेक्शन एक निकल कर आता है, थोड़े वक्त पहले आपने भी इस बात का जिक्र किया था, ये खालिस्तान कनेक्शन क्या है उसका? देखिए, अगर हम NIA की बात करें, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से नाभा जेल ब्रेक की घटना जो हुई थी 2016 में, जिसमें नाभा जेल को तोड़ के गैंगस्टर पुलिस की वर्दी में आए थे और उन्होंने कई गंभीर आतंकवादियों को छुड़ाया था। वहीं से खालिस्तान सिंडिकेट, खालिस्तानी संगठन और गैंगस्टर में वो शुरू हुआ, मेलजोल और गठजोड़ शुरू हुआ। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर या और भी जो भी गैंगस्टर हैं, वो खालिस्तानियों की तरफ इसलिए मुड़े, जो पंजाब बेस्ड गैंगस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, वो पंजाब बेस्ड या राजस्थान बेस्ड, ये लोग खालिस्तानियों की तरफ इसलिए मुड़े क्योंकि इनको चाहिए था अत्याधुनिक हथियार, ऑटोमेटिक पिस्टल और ये चीज़ें चाहिए था। तो खालिस्तान के लोग इनको मदद करते रहे, आज तक करते हैं। ड्रोन से जो पंजाब में बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि पिस्टल आता था, वो सब इसीलिए होता था। और खालिस्तानी के कहने पर, जो NIA की चार्जशीट भी बता रही है, ऑन रिकॉर्ड बता रही है कि खालिस्तानी संगठनों के कहने पर, जैसे रिंदा है या लाठी है, लाडी है, इन सबसे लॉरेंस के कनेक्शन ऑन रिकॉर्ड चार्जशीट में है। और कहा गया है कि खालिस्तानियों के कहने पर लॉरेंस ने टारगेट किलिंग, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के लोगों ने टारगेट किलिंग किया भी है। न केवल लॉरेंस, दूसरे गैंगस्टर के लोगों ने भी टारगेट किलिंग की है, जिसमें कुछ हिंदू नेता भी शामिल थे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए, और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अमर उजाला देखते रहिए, ताकि ऐसा ही नया कंटेंट, बढ़िया कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। आप
आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।